Good morning students. How are you all? Myself Kajal and today I came with a new video and the new topic of the geography first chapter class 10, and it is also useful for SSC and UPSC for the competitive exams as well. Resources and development. In the previous video I told you about resources, about the classification of resources. In this video I am going to tell you the development of resources, how resources can be developed, what the strategies, what rules and regulations had government adopted to improve the utilization of resources. क्या ऐसे आपके रूल्स रेगुलेशंस, कौन से एजेंडा आपकी गवर्नमेंट ने ग्लोबल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन से आपके एजेंडा अडॉप्ट किए थे जो आपके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर पाए, जो हमारे फर्दर रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से, उनको खराब होने से, उनको खत्म होने से बचा पाए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. बेटा रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेशन में, ग्लोबल लेवल पे हर जगह पे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है. वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. एक ह्यूमन बीइंग के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो उसकी नीड्स होती हैं, उसकी वांट्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान 100 रुपीज़ पर डे अर्न कर रहा है तो 100 रुपीज़ में जो उसको मिलेगा वो ले लेगा. लेकिन बट अगर आप उस इंसान से पूछोगे कि आप क्या क्या लेना चाहते हो, क्या क्या आप खरीदना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हो, सो ही विल गिव यू द नंबर ऑफ आइटम्स व्हाट ही वांट. ऑलराइट, मतलब आपके एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है. सिर्फ 100 रुपीज़ है उसके पास खर्च करने के लिए, लेकिन वो चाहता है उसमें कि उसको पिज़्ज़ा भी लेना है, उसको मूवी भी देखने जाना है, उसको बुक्स भी खरीदनी है. ऑलराइट, तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और आपकी जो वांट्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. तो उस चीज़ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग रिसोर्स को इतना ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, हम ओवर यूज रिसोर्सेज का करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं. रिसोर्सेज डिप्लेशन. रिसोर्सेज डिप्लेशन का मतलब है वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज दैट मच कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फर्दर फ्यूचर के लिए शायद ना रहें, हमारी फर्दर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनके लिए रिसोर्सेज ना बचे. हमारे जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, वेस्ट करा जा रहा है. जितना आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसके प्रॉपर प्रोडक्टिविटी उस रिसोर्स में से ले रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट नो नीड टू वेस्ट द रिसोर्स. बट आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है. द नेक्स्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. किसी इंसान के पास इतने अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, और किसी इंसान के पास कुछ ही रिसोर्सेज हैं. आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी अबंडेंसी, वो ज़्यादा जो अमाउंट में है फ्यू हैंड्स में ही है. प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही हाथों में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत बहुत ज़्यादा कम है. तो आपके जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट भी किए जा रहे हैं, वेस्ट भी हो रहे हैं. आपके जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके रिसोर्सेज में हो रहा है. द नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में आ जाएगा बेटा आपका पॉल्यूशन. आप इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो कि आपके रिसोर्सेज, आपकी एयर, आपका एनवायरनमेंट अपने आप ही बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है. तो आपके ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से भी ये तीनों पॉइंट्स बेटा, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, कि आपके रिसोर्सेज कैसे हार्म हो रहे हैं, क्या किस तरह से हार्म हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का. और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में आपके ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, आपके पॉल्यूशन इतना ज़्यादा
क्रिएट हो रहा है, ये सब चीजें आपके जो क्राइसिस है, आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ऑल ओवर एट द ग्लोबल लेवल रिसोर्सेज को लेकर, इन तीनों चीजों से ही क्या होगा बेटा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो आप अगर अपने रिसोर्सेज को ऐसे ही डिप्लीट करते जाएंगे, आपके जो रिसोर्सेज हैं ऐसे ही आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अगर रिसोर्सेज का, ऐसे ही पॉल्यूशन क्रिएट होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, इन द फ्यूचर जनरेशन यू विल नॉट गेट एनी रिसोर्स, योर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट गेट एनी रिसोर्स। ऑलराइट, अब इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी तो कोई चीज होगी। चलिए पहले हम ये कर लेते हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप नेचर तक टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचते हैं और इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेचर तक हम कैसे पहुंचते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचते हैं। आपका बोर्ड्स में काफी बार क्वेश्चन देखा गया है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और आपको फर्दर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग साइंटिस्ट जो होते हैं वो नेचर तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू द टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट जिस भी चीज को है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, कोई सी आपके फर्दर कोई भी है आपके, वो सब लोग किस चीज को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो नेचर तक कैसे पहुंचा जाता है, थ्रू द टेक्नोलॉजी, एंड फर्दर दे क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस, वो फर्दर क्या बना देते हैं, इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। आप अगर उनको कोई भी रिसोर्स अच्छा मिल गया है तो उस रिसोर्स को वो कहाँ पर बनाएंगे, उसको कहाँ पर ठीक करेंगे, वो एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर वो उस रिसोर्सेज को फर्दर यूज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, वो उस चीज को यूटिलाइज कर लेते हैं। So nature, technology and institutions, the three are interdependent on each other. All right. So आपके ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आपके रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके लिए एक टर्म निकाली गई है, एक टर्म है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट या ख़त्म ना हो, जितनी तेज़ी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, शायद वो उतनी तेजी से खत्म ना हो। What is sustainable development? Using of resources, utilization of resources, but not wasting them and keep them safe for the future generation. Resources को इस तरह से यूज करना है कि आपको उनको एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है और एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, उनको वेस्ट भी नहीं करना है, उनको यूज भी करना है और अपनी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए यूज करना है। आपको इस तरह से यूज करना है कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है फर्दर उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसको बोला जाता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट यू टेक द ग्रोथ बट विद सस्टेन मैनर। आप ग्रोथ करो लेकिन उसको सस्टेन मैनर में करो। मतलब आप ये नहीं है कि आप वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को। नो नीड टू वेस्ट द रिसोर्सेज, ऑलराइट, नो नीड टू ओवर यूटिलाइज द रिसोर्सेज। यूज द रिसोर्स बट कीप इन माइंड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। नो डोंट वेस्ट द resource. That is sustainable development that take the growth. आप रिसोर्स यूज कर रहे हो तो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, आप ग्रोथ कीजिए लेकिन उसको रिसोर्सेज को हार्म करके ग्रोथ मत कीजिए। ऑलराइट, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी वजह से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फर्दर डिस्कशंस करने के लिए ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट ने बेटा रियो डी जेनेरियो समिट किया था 1992 में। रियो डी जेनेरियो समिट 1992 क्या था बेटा, ब्राजील में हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है आपका, ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। जून में 1992 में आपकी एक कमेटी बैठी थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें
more than 100 heads of states have participated. 100 head से भी ज़्यादा आपके स्टेट्स के हेड ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने फर्दर किस चीज पर डिस्कशन किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिस्कशन किया था, जो रिसोर्सेज इतने हार्म हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया था। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था रियो डी जेनेरियो समिट 1992 का मेन ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। उनमें उन्होंने एजेंडा 21 निकाला। एजेंडा 21 बेटा ये था कि 21 रूल्स रेगुलेशंस 21 एजेंडा निकाले, जिस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं, रिसोर्सेज खराब ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने 21 एजेंडा निकाले। और सबसे मेन पॉइंट इस कमेटी का ये था कि सभी लोकल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर 21 एजेंडा बनाएगी, 21 एजेंडा अडॉप्ट करेगी। दैट इज द मेन फोकस, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कमेटी। रियो डी जेनेरियो 1992 आपके ब्राजील में हुआ था, ऑलराइट, जून में हुआ था बेटा। तो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो डी जेनेरियो समिट 1992 इज sustainable development. Use the resources but don't harm them, do not waste them, keep the future generation in mind. Use the resources, take the growth, but by not harming the resources. आप उनको harm नहीं करोगे, आप उनको use कर लीजिए, there is no problem in that. So development of resources में हमने क्या पढ़ा बेटा कि resources किन वजह से खत्म हो रहे हैं, क्या रीजन से आपके इकोलॉजिकल बैलेंस क्राइसिस हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, आपका रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है। फर्दर वी हैव स्टडीड दैट नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, दे थ्री आर इंटरडिपेंडेंट ऑन each other. Then sustainable development, what is sustainable development? कि आप डेवलपमेंट कीजिए, आप रिसोर्सेज को यूज कीजिए, बट आप उनको हार्म मत कीजिए। Then रियो डी जेनेरियो समिट 1992 आपके ब्राजील में हुआ था, जिनका मेन एजेंडा था, जिनका मेन फोकस था एजेंडा 21, that they all have to adopt the agenda 21 at the local level also. All the government have to adopt it. If Alright, we have completed this topic here. In the next video, I'll come with a new topic, resource planning. If you didn't subscribe and like my channel, please subscribe and like my channel and put the notification bell on. Thank you.